स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीरीज एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास कॉमर्स का चैप्टर 2, जिसमें हम लोग बेसिक चीजों को सीखेंगे। इसमें एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसमें हम लोगों को बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। क्लास 11th का है ये, और कॉन्सेप्ट जो है आपका बेसिक टू एडवांस होने रहने वाला है। चलिए एक बार और मैं बता दूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकाउंट जो होता है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं इसके अंतर्गत है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे, एक लेखांकन का, एक मीन की अकाउंटिंग का। बिजनेस एंटिटी को देखेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन को देखेंगे, वाउचर को देखने वाले हैं हम लोग, एसेट्स को देखने वाले हैं, लायबिलिटी को देखने वाले हैं, कैपिटल को देखने वाले हैं। जब हम लोग एसेट्स देखेंगे तो उसके प्रकार को देखेंगे, लायबिलिटी देखेंगे तो उसके भी प्रकार को देखेंगे, और कैपिटल देखेंगे तो उसके भी प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए उसके बाद हम लोग इनकम, एक्सपेंस, रेवेन्यू क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। गुड्स, कॉस्ट, स्टॉक के बारे में सीखेंगे। परचेज, सेल एंड रिटर्न, इट मींस की परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। डेब्टर एंड क्रेडिटर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, और साथ ही हम लोग ट्रेड रिसीवेबल एंड द पेबल्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, और साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस और गेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये टोटल अभी 12 टॉपिक होता है। हम लोग डिस्काउंट, उसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे, ड्राइंग्स के बारे में सीखेंगे, और नेटवर्थ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोगों ने बैड डेब्ट और डाउटफुल डेब्ट के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट के बारे में देखेंगे। एंट्री बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड अकाउंट्स के बारे में सीखने वाले हैं, और साथ में हम लोग सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात की फास्ट रिवीजन और क्वेश्चन आंसर कुछ बातें को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला टर्म जो आता है, परिभाषा की मैं बात करूं, डेफिनेशन की, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि यह क्या है। व्यापार यानी कि बिजनेस का क्या है, लैंग्वेज होता है, जिस कारण से हम लोग किसी चीज को समझ पाते हैं। यानी बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस का लैंग्वेज हमको आना चाहिए। अब देखिए, लेखांकन पद से विशिष्ट तकनीकी शब्द है, यानी कि टेक्निकल वर्ड है, जिसका उपयोग व्यवसाय के लेन देनों को दर्ज करने, विश्लेषण करने, रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इट मींस की बिजनेस ट्रांजेक्शन एनालिसिस करने के लिए या उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर इसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, तो जो भी स्टॉक होल्डर होते हैं, यानी कि जो उनका शेयर रख रखे हैं कंपनी का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वो उसमें पारदर्शिता को दिखाता है, इट मीन की ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी चीजों को मैं साझा करूंगा, बिजनेसमैन हूं और अपने बैलेंस शीट को किसी के साथ मैं साझा करूंगा जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे कंपनी में, तो उनकी स्पष्टता प्रदान होगी कि भाई इसमें बेनिफिट हो रहा है, इस कंपनी में पैसे निवेश करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थ क्या है। तो कहता है, यानी कि व्यापार इकाई का अर्थ, बिजनेस एंटिटी का अर्थ क्या होता है। तो इस अवधारणा के अनुसार हम लोग व्यवसाय और उनके स्वामी यानी कि ऑनर के लेखांकन की दृष्टि से दो अलग अलग इकाइयों को माना जाता है। क्या माना जाता है वो समझिए। लेखांकन हमेशा व्यवसाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, याद रखिएगा, लेखांकन हमेशा व्यवसाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, ना कि ऑनर के दृष्टिकोण से, स्वामी के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है। उसके बाद स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी को व्यवसाय पर एक आंतरिक दायित्व कहा जाता है। इट मींस कि अगर मैं आप एक बिजनेसमैन हो और आपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, यानी कि आपने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, तो आपका जो पैसा है ना, वो क्या है, कैपिटल तो है, लेकिन वो कैसा है व्यवसाय के लिए, यानी बिजनेस के लिए क्या है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। इट मींस कि बिजनेस को मिला है, बट उसको तो रिटर्न करना होगा ना। बिजनेस को अगर मान के चलो मैंने 1 लाख रुपया दिया है, तो 1 लाख का रिटर्निंग भी तो आना चाहिए। इट मींस कि वो क्या क्या रहता है, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी रहता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई प्रोप्राइटर या ऑनर अपने ही बिजनेस में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, लगाया है, तो वो उस पैसा का जो वैल्यूएशन होता है बिजनेस के टर्म में, उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। स्वामी अपने व्यवसाय का लेनदार होता है, यानी क्रेडिटर माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इक्विटी या नेटवर्थ के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। तो कहता है व्यवसाय की कुल संपत्ति, व्यवसाय की कुल संपत्ति और उसके स्वामी का कुल दावा यानी शुद्ध अधिकार इक्विटी कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक व्यवसाय की कुल संपत्ति 100 करोड़ है, और उसके स्वामी कहता है कि 110 करोड़ है फाइनली, उसको सब कुछ चेक करने के बाद, तो ये जो कुल वर्थ जो बताया या दावा किया, उसी को हम लोग, उस अधिकार को क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं।
इससे शुद्ध यानी कि नेट वर्थ भी कहा जाता है। एक फॉर्मूला होता है इक्विटी का, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को हम लोग अगर रिमूव कर देते हैं तो इक्विटी निकल के आता है हमारा, यानी नेट वर्थ निकल के आता है। क्या निकल के आता है? नेट वर्थ। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोग थोड़ा सा समझते हैं लेन देन, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है, दो पक्षों या व्यक्तियों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का या धन का आर्थिक आदान प्रदान होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है कि हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो हमारे पास जो पैसे होते हैं उसको देते हैं, उसके बदले या तो उससे सर्विसेज लेते हैं या गुड्स लेते हैं, राइट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब ये दो तरह की बातें होंगी, या तो नकद होगा या उधार हो सकता है। इट मींस कि कैश हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। तो नकद लेन देन यानी कैश ट्रांजेक्शन जो होगा जिसमें माल या सेवा के बदले तुरंत नकद भुगतान प्राप्ति होगी, उसको कैश लेन देन यानी कि कैश ट्रांजेक्शन हम लोग कहेंगे। और उधार कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन का बात करेंगे, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, तो जिसमें गुड्स या सर्विसेज तो उसको मिल गया, बट उसका पेमेंट जो है, भुगतान जो है भविष्य में किया जाएगा। कैसा किया जाएगा? अभी नहीं पेमेंट करेगा, फर्दर फ्यूचर में करेंगे पेमेंट। क्लियर है? तो ये चीजें होता है लेन देन के अंतर्गत। क्लियर है ना? चलिए अब वाउचर क्या होता है समझेंगे। वाउचर एक एविडेंस है। वाउचर क्या है? एविडेंस है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था, वाउचर के बारे में हमने कुछ कुछ बातें कही थी, है ना, कि अगर मान के चलो कि इन फ्यूचर कोई तरह का हादसा होता है और हमको कोर्ट में सबमिट करना है तो एक एविडेंस की तरह रहता है। वही सेम चीज यहाँ वाउचर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अर्थ का मतलब हो गया व्यवसायिक लेन देनों को प्रमाणित करने के वाले लिखित प्रमाण या प्रपत्र की बात करते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या वाउचर कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैश मेमो हो गया, रिसिप्ट हो गया, जैसे पैसा आप पेमेंट करते हो कहीं तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है, या आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो आपको इनवॉइस मिलेगा, पे इन स्लिप मिलता है सैलरी वगैरह में, या चेक मिलता है। तो ये सारी चीजें आपका उदाहरण हो गया। और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ होती है? जो ऑडिटर होते हैं यानी कि सीए जो होते हैं इस चीजों का लीगली एविडेंस मांगते हैं कि भाई आपने 10 रुपया खर्च किया है कंपनी के पर्पज से, तो आप उसका एविडेंस दो, उसका बिल दो। अगर आप नहीं सबमिट कर पा रहे हो इट मींस कि आपने गबन किया है उसका। ठीक है, ये एक ऑडिटर यानी कि एक सीए ये चीजों को डिफाइन करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है? परिसंपत्ति या संपत्ति। ठीक है, तो इसका अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। व्यवसाय के स्वामी वाले वे सभी आर्थिक साधन, संपत्तियां या अधिकार जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हो। मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब टर्म्स ऑफ मनी में उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। किसमें? टर्म्स ऑफ मनी के टर्म में, है ना। जैसी मनी के टर्म में जैसी उसका वैल्यूएशन रहेगा तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको कहेंगे हम लोग कि वो है आपका एसेट्स। क्लियर है? इट मींस कि मौद्रिक वैल्यू जिसका निकल के आएगा मॉनेटरी टर्म में उसको हम लोग कहेंगे एसेट। जो भविष्य में व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के लिए हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? संपत्ति कहेंगे। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ये सारा का सारा क्या है? हमारा एसेट्स है। ये सारा का सारा क्या है? संपत्तियां हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं संपत्ति के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संपत्ति का प्रकार अगर बात करते हैं तो सबसे पहला अगर प्रकार देखते हैं संपत्ति के, वैसे दो प्रकार होते हैं। एक होता है करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स को समझते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है वो समझ लीजिए। पहले नॉन करंट एसेट को समझिए या फिक्स एसेट्स को। वैसा एसेट्स जो हमारे व्यवसाय में आया है लॉन्ग टर्म के लिए। इट मींस कि अगर आपका एक दुकान है या कोई दुकानदार को आप देखते हो तो उसका जो रैक होता है या काउंटर है ना, जिसमें वो सामान रखता है या पैसे रख रहा है, गल्ला है उसका, या फर्नीचर लगा रखा है, फैन लगा रखा है कस्टमर सर्विस के लिए, जो उसका एसेट मतलब जो उसके लॉन्ग टर्म में रहेगा, वो सेल करने के पर्पज से नहीं लगाया है, वो सारा का सारा आपका फिक्स एसेट्स होगा उसका। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर दो भागे होती है, एक होता है टैंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स कहने का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसको हम लोग टैंजिबल एसेट्स कहते हैं, राइट। और दूसरा है आपका वे संपत्ति जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, मतलब कि मशीनरी हो गया, भूमि हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब आपका टैंजिबल एसेट्स है। इनटैंजिबल एसेट्स की बात करेंगे जिसमें वह संपत्ति है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन मौद्रिक वैल्यूएशन रहता है। जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल क्या है, ख्याति क्या है, वो समझिए कि जैसे जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो हमेशा ब्रांडेड चीजों को खोजते हैं। क्यों ब्रांडेड क्यों खोजते हैं? क्योंकि उस पर एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो ट्रस्ट ही आपका क्या कहलाता है? यहाँ
गुडविल कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हमने बताया करंट एसेट्स होता है, दूसरा नॉन करंट होता है। तो करंट एसेट्स क्या होता है समझ लीजिए फिर से, वे संपत्ति जिन्हें सामान्य व्यवसायिक में चक्र में प्रायः एक वर्ष के भीतर यानी कि 12 मंथ के अंदर, है ना, आसानी से बदला जा सके, उसको हम लोग करंट एसेट्स कहेंगे। जैसे डेब्टर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया। इट मीन कि विद इन 12 मंथ हम कोई भी एसेट्स को आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, वो हमारा क्या रहेगा, करंट एसेट्स होता है। जैसे एक दुकानदार कुछ प्रोडक्ट को खरीद के लेके आया है बेचने के पर्पज से, उसके पास 12 मंथ है उस चीज को सेल करने के लिए। अगर सेल नहीं हो रहा होता तो याद होगा, या आप लोग ऐसा सुने होंगे, अरे मार्च क्लोजिंग है, जल्दी से निपटाओ इसको। इट मींस क्या, निपटाने का मतलब क्या, जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है उसको जल्दी से सेल कर देना है। तो कुछ ऑफर निकाल के, जैसे देखते होंगे आप लोग ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन में देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन में ना एक अलग सेल लगा देता है, कहता है कि गॉड सेल चल रहा है, चलो सेल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो स्टॉक लग रहा है कि अब ये जल्दी सेल करवाना है या उसमें हमको पैसे का आवागमन जल्दी करना है, स्टॉक का डेड होने वाला है, एक ईयर से ज्यादा होने वाला है, तो बीच में ये ऑफर निकाल के उसको सेल करके हटा दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, थर्ड जो है आपका फिक्टिशियस है, इसका मतलब है कृत्रिम संपत्ति। अब देखिए क्या है ये अनराइटिंग ऑफ होता है। इट मींस कि वे वास्तविक संपत्तियां नहीं होती है और ये वास्तव में अपलिखित होती है। अपलिखित कहने का मतलब लिखा हुआ भी नहीं होता है, मतलब ये लिखा ही नहीं जाता है। मतलब भारी व्यय, कहीं बहुत ज्यादा खर्च कर दिए या बहुत ज्यादा हानि हो गया मेरा, कई वर्ष में बट्टा जो मतलब डिस्काउंट जो हमने ज्यादा डाल दिया है, तो ये सारी चीजें, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने में जो खर्च हुआ वो सब आपका आर्टिफिशियल एसेट्स, बेसिकली कृत्रिम संपत्तियां कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, है ना। अब देखिए दायित्व क्या है, ये बिजनेस फिनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। जैसे मैं अभी किसी से पैसे लिया हूं तो मुझे पे करना है। इट मींस कि मैं अभी काम कर रहा हूं तो क्या है, मैं अभी सर्विसेज दे रहा हूं, तो आपका ये लाइबिलिटी है कि इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो अगर नहीं करते तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तो सर्विसेज दिया बट आपने क्या किया, उसका लाइबिलिटी का फुलफिल नहीं किया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए समझते हैं बिजनेस में व्यवसाय द्वारा बाहरी पक्षों या स्वामियों को भविष्य में चुकाई जाने वाली, अभी नहीं फ्यूचर में, कब की बात कर रहा है ये, फ्यूचर में पैसा पेड करना होगा, है ना। फिनेंशियल ऑब्लिगेशन देना, जैसे ऋण हो गया उसको दायित्व कहते हैं। क्लियर है? ये कहलाते हैं। व्यवसाय की देनदारियों को दर्शाता है। देनदारियों कहने का मतलब क्या हो गया, हमको पे करना है बट अभी नहीं, फ्यूचर में पे करना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं दायित्व का भी प्रकार होता है। दायित्व भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट लायबिलिटी, दूसरा होता है नॉन करंट। करंट लायबिलिटी का फंडा एकदम सिंपल है, जो 12 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाए उसको करंट लायबिलिटी कहेंगे। और नॉन करंट कहने का मतलब जो लॉन्ग टर्म चले, जैसे लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं तो वो एक साल में तो नहीं खत्म होता है, 2 साल 3 साल 4 साल चलता है, तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा ना, उसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे, जो लॉन्ग टर्म में चलेगा, 1 वर्ष से अधिक चलेगा। दीर्घकालीन बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया या डिवेंचर हो गया, ऋण पत्र जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया आपका नॉन करंट। करंट में क्या होगा कि 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, है ना, ये सब आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं पूंजी के बारे में। पूंजी क्या है? इट मींस कि कैपिटल। याद रखेंगे कैपिटल का स्पेलिंग वही होता है जो राजधानी का होता है, बट हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब हम लोग समझेंगे पूंजी। ठीक है, अब समझिए पूंजी क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो व्यवसाय के स्वामी यानी कि ऑनर या साझेदारों द्वारा, इट मींस कि पार्टनर्स द्वारा बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए लगाई गई नकदी, गुड्स या एसेट्स क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। क्लियर है? इसे ऑनर सिक्योरिटी का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑनर सिक्योरिटी भी इसे कहते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे तो प्रारंभिक पूंजी यानी कि इनिशियल कैपिटल व्यवसाय को बिल्कुल शुरुआत में स्थापित करते समय लगाई जाती है। और ये एडिशनल कैपिटल कहने का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस बीच में अगर मान के लो कि हमारा बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, उसमें कैपिटल की आवश्यकता हो रही है, तो एडिशनल कैपिटल हम लोग उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो आपका इनिशियल कैपिटल है वो बिजनेस स्टार्ट करते समय करना होता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। हो गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग रेवेन्यू यानी कि राजस्व और आय यानी कि इनकम क्या होता है। तो राजस्व यानी रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, व्यवसाय के मुख्य और सामान्य संचालन में, जैसे गुड्स को हम लोग सेल कर रहे हैं या सेवा प्रदान कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, और नियमित रूप से प्राप्त होने वाली कुल सकल राशि। इट मींस कि अगर हमने 1,00,000 का रुपए का माल बेचा, तो अगर 1,00,000 का हमने माल बेचा है तो 1,00,000 क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। क्लियर है, मतलब जो सकल राशि होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग रेवेन्यू कहेंगे। बट इनकम क्या होता है, राजस्व में से उस राजस्व को कमाने के लिए लगाई गई लागत, एक्सपेंस घटाने के बाद बचा हुआ शुद्ध हिस्सा आय कहलाता है। तो इनकम का परिभाषा क्या हो गया, रेवेन्यू, जितना आया और उसको उपार्जित करने में जितना मैंने खर्च किया। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। इनकम का फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने 1,00,000 का गुड्स बेच दिया, वो रेवेन्यू कहलाएगा। बट 1,00,000 को बेचने में हमने 10,000 रुपए का खर्च किया तो एक्सपेंस हो गया। तो इनकम की बात करेंगे तो क्या हो गया, 1,00,000 में से या 10 रुपए में से अगर 2 रुपए घट गया, जो रेस्ट निकल के आ रहा है 8 रुपया, यही मेरा इनकम होगा। इट मींस समझ में आया बात, कि जैसे प्रोडक्ट, ये पेन मैंने मार्केट में खरीद के लाया 10 रुपया में, तो इसको मैं 10 रुपए में तो नहीं बेचूंगा, इसको मैं अपना प्रॉफिट लेके बेचूंगा। तो इसको मैं 10 से 11 रुपए में बेच रहा हूं, तो 11 रुपए जो निकल के आया वो हमारा आया रेवेन्यू, राइट। और ये जो 11 रुपया में से मैंने जो एक्सपेंस खत्म कर दिया, 10 रुपया का या 1 रुपया का, वो मेरा घटने के बाद इनकम हो गया। फिर एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने इस पेन को खरीदा है 10 रुपया में, कितना खरीदा, 10 रुपया में, इसको सेल करने में मुझे खर्च हो गए हैं 12 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, 12 रुपया। अब इसको मैं सेल कर रहा हूं कितने रुपए में, 12 रुपए में। खरीद के मैंने कितना में लाया, 10 रुपए। इसमें कि मेरा एक्सपेंस कितना हुआ था, 10 रुपया। और ये जो 12 रुपए मैंने बेचा, यही मेरा क्या है, रेवेन्यू है। बट ये 12 रुपए में से 10 रुपए जो घट जाएगा, ये 12 रुपए में से जो 10 रुपए घट जाएगा, ये 2 रुपए जो बच के आएगा, यही मेरा इनकम कहलाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और हम लोग देखते हैं एक्सपेंस यानी कि व्यय क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, यानी कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, दोनों का डिफरेंस आपके सामने है, समझिए। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों एक दूसरे का समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। लेकिन यहां हम लोग अकाउंट्स में दोनों को अलग अलग समझेंगे। कैसे समझेंगे, रेवेन्यू, ये देखिए एक्सपेंस में क्या कहता है, रेवेन्यू अर्जित करने की प्रक्रिया में उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत व्यय कहलाती है। दुकान का किराया चुकाना, कर्मचारियों का वेतन देना, बिजली बिल भुगतान करना, क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। बट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, किसी संपत्ति, सेवा, वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया कुल भुगतान, है ना, उत्पन्न दायित्व। यह एक व्यापक शब्द है, पूंजीगत या आयगत हो सकता है। जैसे मशीन खरीदना, हमने मशीन खरीदा है, वो हमारा क्या है, कैपिटल, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है ना, बिजनेस का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हमने गुड्स खरीदा है, तो क्या खरीद के अपने पास रखे रहेंगे, क्या उसको सेल नहीं करेंगे, सेल करेंगे ना। इट मींस कि रेवेन्यू कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग देखते हैं गुड्स, क्या देखते हैं, गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स का हिंदी मीनिंग होता है बेसिकली माल। अब गुड्स क्या है, व्यवसाय द्वारा जिन भौतिक वस्तुओं को नियमित व्यापार में खरीद या बिक्री के लिए, क्या करने के लिए, खरीद या बिक्री के लिए, है ना, किया जाता है, वे वस्तुएं व्यवसाय के लिए क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। अब जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक कपड़े के व्यापारी ने कपड़ा, उसके लिए क्या है, गुड्स है। लेकिन यही अगर कपड़ा व्यापारी अपने दुकान के लिए अलमारी खरीदता है, तो वह गुड्स नहीं है बल्कि उसकी संपत्ति हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। जैसे एक व्यापारी ने गुड्स खरीदा, यानी कि कपड़े खरीदे बेचने के लिए, तो वो क्या रहेगा, उसका गुड्स रहेगा, ठीक है। लेकिन वही गुड्स को रखने के लिए एक अलमीरा खरीदता है, ठीक है, तो वो उसके लिए एसेट्स है। क्लियर है, क्या है, एसेट्स है। ये डिफरेंस है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो ये सब बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं लॉग, कॉस्ट एंड स्टॉक। देखिए, कॉस्ट मतलब लागत, स्टॉक मतलब होता है रहतिया, है ना, स्टॉक मतलब होता है रहतिया, नहीं इन्वेस्ट करना, इन्वेंट्री इसको बोलेंगे। अब देखिए लागत क्या है, किसी वस्तु, विशिष्ट वस्तु, सेवा, गतिविधियों का उत्पादन, निर्माण या क्रय किया गया कुल आर्थिक खर्च क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। कुल मतलब मान के चलो कि इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह सकते हैं।
तो क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के खर्च शामिल होते हैं, जैसे कच्चा माल खरीदा, मजदूरी दिए, ये सब क्या है, आपका कॉस्ट है। बट अगर स्टॉक की बात करेंगे तो लेखांकन वर्ष के अंत या किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय में बिना बिका हुआ, जिसको सेल नहीं किया, अभी पड़ा हुआ है मेरे पास, उसको क्या कहेंगे हम लोग, गुड्स कहेंगे। कौन सा गुड्स कहेंगे, तो स्टॉक गुड है या इन्वेंट्री कहेंगे। क्लियर है। अगर वर्ष के शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है उसके अगर शुरुआत में हमारे पास गुड्स भरे हुए हैं, उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, और एंड में रहेगा, इट मींस कि मार्च क्लोजिंग के समय रहता है, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं परचेज या परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब क्या होता है, व्यापारिक उद्देश्य, यानी फिर से बेचने के लिए, मतलब मैंने खरीद के लाया है बेचने के लिए, ठीक है, गुड्स को, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रय। ये दो प्रकार का होगा, ये कैश होगा या क्रेडिट होगा। कैश होगा तो हमने उसी समय पेमेंट कर दिया होगा, और क्रेडिट होगा तो अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं बट फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, राइट। अब देखो मान के चलो मैंने 100 रुपया का कोई प्रोडक्ट लाया, ठीक है, XYZ मैंने खरीद के लाया, बट क्या हुआ, इसमें से 10 पीस डिफेक्टिव निकल गया। क्या हो गया, 10 पीस डिफेक्टिव निकल गया। अब ये 10 पीस डिफेक्टिव निकल गया, उसको तुमको लेस करना पड़ेगा, यानी कि वापस करना पड़ेगा। तो जैसे ही वापस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया है, 90 रुपीज, मतलब 90 स्टॉक में पीस बच गए हैं। अब पेमेंट मुझे कितना का करना है, 90 का। अगर मैंने एडवांस पेमेंट कर रखा है तो जैसे ही पैसा गुड्स उसके पास जाएगा, जहां से मैंने परचेज किया है होलसेल वाले से, वो वैसे ही 10 रुपया जो हमारा 10 आइटम का जो वैल्यूएशन होगा वो हमको वापस कर देगा। ये होता है परचेज रिटर्न। क्लियर है। चलिए फिर से समझिए, खरीदा हुआ माल यदि दोषपूर्ण हो या गुणवत्ता के किसी अनुरूप ना हो, किसी अन्य कारण से आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर को वापस कर दिया जाए, उसे क्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न कहते हैं। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। क्लियर है। जैसे हम लोगों ने परचेज देखा है वैसे ही सेल्स होता है। जैसे एक परचेजर होगा, जैसे मैं मान के चलो मैं गुड्स पे कोई कहीं से परचेज कर रहा हूं तो मैं परचेजर हो गया। जो व्यक्ति से मैं खरीद रहा हूं तो सेलर हो जाएगा। वो अपने अकाउंट में लेजर कैसे मेंटेन करेगा, ये अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा वो समझिए। तो कहते हैं व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान व्यापारिक उद्देश्य के लिए माल को अपने ग्रहण यानी कि गुड्स को अपने कस्टमर को बेचना या सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होगा, या तो कैश होगा या क्रेडिट होगा। कैश मतलब इंस्टेंट कैश मिल गया है, और क्रेडिट कहने का मतलब अभी नहीं, फ्यूचर में वो मुझे से क्या लेगा, पैसा देना पड़ेगा भाई। मतलब सेल्स की है तो उससे लेंगे पैसा और उसको देना पड़ेगा। जैसे मैं परचेजर हूं इसलिए मैं बोला कि मुझे देना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब मेरे जैसे कि मैंने सेल किया सामान और उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गया या सामने वाले कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो मुझे वापस कर देगा। अब जैसे ही वापस करेगा तो मुझे तो उसके बदले उसके अब अगर पैसा ले रखा है तो पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे, या फिर उसके जगह पे कई बार कस्टमर क्या कहता है कि सर इसके जगह पे कोई दूसरा सा प्रोडक्ट हमको दे दो, तो उसी प्राइस का दूसरा प्रोडक्ट उसको सेल हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये ग्राहक द्वारा बेचे गए सामान का जो वापस खराबी के कारण या असंतोष के कारण वापस होता है उसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं, या इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, जबकि सेल्स को इनवर्ड कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डेब्टर्स यानी कि देनदार। इसको शॉर्ट में ना कहीं कहीं पे क्या हर जगह अकाउंट्स में डीआर लिखा जाता है। डेब्टर को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, डीआर। डेबिट बेसिकली कहते हैं उसको, डेबिट भी करते हैं तो डीआर हम लोग लिखेंगे। अब समझिए इसका मतलब क्या है। देनदार वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जिन्हें व्यवसाय के उधार माल बेचा है। क्या बेचा है, उधार माल बेच दिया है, लेकिन भविष्य में पैसा मिलने बाकी है। इट मीन्स कि ये हो गया आपका क्रेडिट सेल। अभी सामान बेच दिया है बट अभी पैसा नहीं आएगा, फ्यूचर में पैसा आएगा, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, डेब्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। व्यवसाय की संपत्ति वो भविष्य में पैसे उससे मिलने बाकी है, डेब्टर कहलाएगा। वो व्यक्ति देनदार कहलाएंगे। चलिए अब देनदार तब तक उत्पन्न होता है जब वो उधार सेल करता है। जैसे हमने बताया आपको उधार सेल करता है। ये व्यवसाय की तुलना पत्र में यानी कि बैलेंस शीट में चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स के अंतर्गत लिखा जाता है। अरे भाई करंट एसेट्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये तो मेरा संपत्ति है। अभी मैंने उधार माल बेचा है तो पैसा मेरा उसके पास है, वो अभी नहीं दे रहा है,
मंथ ऑफ द एंड ऑफ द मंथ हमको पेमेंट कर देगा, सेकंड मंथ के अंदर कर देगा, या मैंने जो सेल किया उसमें क्राइटेरिया बनाया कि भैया आपको पेमेंट 45 डेज के अंदर देना है, ठीक है, तभी अनदर कंसाइनमेंट आपके पास जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं हम लोग क्रेडिटर के बारे में। तो हम लोगों ने जैसे परचेज में हमने समझा, सॉरी सेल्स में हमने समझा कि डेब्टर बनता है, तो जस्ट इसका उल्टा बनेगा भाई। किसमें बनेगा ये? तो ये बनेगा हमारा परचेज में। किसमें बनेगा? लेनदार वे व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं जिन्हें व्यवसाय ने उधार माल खरीदा है। क्या खरीदा है? उधार माल खरीदा है, और जिन्हें व्यवसाय द्वारा भविष्य में पैसे चुकाने। परचेज किए हैं तो भाई फ्यूचर में हमको पैसे देने होंगे, है ना। ये ऑब्लिगेशन है, व्यवसाय के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन है। क्लियर है? इसी में कई बार ऑब्लिगेशन इसीलिए कहा गया है कि कई बार मैंने परचेज किया है कोई सामान और उसका पैसा नहीं दे पा रहा है, तो भाई तो रुक जाएगा पैसा, है ना। तो कई बार उसमें डिस्काउंट कर देता है कि सर ठीक है, आप पेमेंट अगर नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा करिए, 10% डिस्काउंट कर देता है, पेमेंट कर दीजिए पूरा एक बार में, तो ऐसा भी होता है कई बार। अब देनदार तब तक उत्पन्न होते हैं जब व्यवसाय का उधार मतलब क्रेडिट परचेज करता है। क्लियर है? और ये बैलेंस अब क्रेडिट परचेज है तो भैया ये तो लायबिलिटी है हमारा, और कहां दिखेगा? तो बैलेंस शीट में दिखेगा, ये करंट लायबिलिटी के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है व्यवसाय की ट्रेड रिसीवेबल जिसको कहेंगे, क्या होता है? व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए गुड्स या सर्विसेज जो राशि प्राप्त होनी बाकी है, मतलब अभी नहीं हो रहा है, मतलब होगा, उसे व्यवसायिक क्या कहेंगे? व्यापारिक प्राप्ति है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे। क्या फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल का? तो डेब्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल यानी बीआर जिसको कहेंगे, वो क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यह है आपका व्यापारिक देय यानी ट्रेड पेबल। अभी रिसीवेबल हम लोगों ने देखा, यहां पेबल है। तो कहता है व्यवसाय द्वारा माल यानी गुड्स या सर्विसेज उधार खरीदने के कारण, है ना, जो राशि भविष्य में बाहरी लोगों से को चुकानी है, बाहरी लोगों को चुकानी है, ध्यान से देखिए, किसको चुकाना है? बाहरी लोगों को चुकानी, उसे व्यापारिक देय यानी कि ट्रेड पेबल कहेंगे। तो इसमें क्रेडिटर और प्लस बिल्स पेबल, ठीक है, वहां बिल्स रिसीवेबल था, यहां पेबल, दोनों को जोड़ देंगे, ट्रेड पेबल निकल के चला आएगा। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला है ये। चलिए अब हम लोग समझते हैं, छोटा सा बात है एकदम, लाभ हानि। इस सबको पता है भाई कि अरे 10 रुपए का खरीद के लाए हैं, अगर 5 रुपए का बेच देंगे तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा यानी हानि हो जाएगा, और 10 रुपए का खरीद के लाए हैं 12 रुपए में बेच देंगे तो 2 रुपया क्या होगा? लाभ हो जाएगा। चलो इसका परिभाषा समझते हैं। कहता है एक निश्चित अवधि में कुल राशि रेवेन्यू और कुल व्यय का धनात्मक अंतर क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। यानी हमारा इनकम ज्यादा होगा किससे? एक्सपेंस से। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे हम कि हमारा बिजनेस हम प्रॉफिट में है, और जैसे ही कम हो गया ये उल्टा हो जाएगा, जैसे ही मतलब व्यय ज्यादा हो जाएगा और आय कम हो जाएगा तो हम हो जाएंगे लॉस में। अरे भाई खर्च ज्यादा है, इनकम कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लॉस में है। जब किसी अवधि में कुल व्यय कुल राजस्व अधिकार से अधिक हो जाए, मतलब व्यय ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। अब देखिए क्या है गेन। व्यवसाय किसी गैर संचालन नॉन ऑपरेटिंग गतिविधि से प्राप्त आकस्मिक लाभ, जैसे पुरानी मशीन या भूमि बेचने पर फायदा हो गया, जैसे मशीन पड़ा हुआ था स्क्रैप में, अब अचानक से उसका गुडविल वैल्यू निकालने के बाद, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने के बाद उसको बेच दिए तो भी प्रॉफिट देके चला गया, तो वो क्या है? गेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यह बात डिस्काउंट की। डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं बेसिकली। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि गुड्स का लिस्ट प्राइस से वैल्यूएशन जो विक्रेता या क्रेता होता है दी जाने वाली रियायत मतलब कटौती यानी कि डिस्काउंट यानी कि छूट, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बट्टा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करूं कि 100 रुपया उसका प्रोडक्ट वैल्यू है, ठीक है, और कस्टमर ने बोला सर इसमें 10% डिस्काउंट कर दीजिए, तो ऑफ 10%, इट मीन्स कि अब प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 रुपीज, लेकिन उसकी एमआरपी कितना थी? 100 रुपीज, उसको कितना मिला? 90 रुपीज में 10 रुपीज क्या हो गया यहाँ? वो डिस्काउंट, इसी को बट्टा कहेंगे। क्लियर है? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्यों देते हैं हम लोग डिस्काउंट कस्टमर को?
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं? तो अधिक से अधिक ग्राहक हमारे तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, इसके लिए हम लोग देते हैं। बल्क में हमारा गुड्स बिक जाए, जैसे देखते होंगे बम्पर धमाका ऑफर निकलता है कई बार, तो क्या होता है हमारा स्टॉक जो है बहुत जल्दी बिक जाता है ना। गॉड से लगा दिया ऑनलाइन, ऑफलाइन दुकान में बहुत सारा लगा देता है सेल, क्यों? उसमें बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है, उसका सामान है, गुड्स है, वो सेल हो जाता है और उधार में दिए गए वैसे पैसे भी शीघ्र भुगतान हो जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, परचेज वाले में उधार परचेज किया हुआ था, बोला पैसा नहीं है, बोला सर आप अभी अगर पेमेंट कर देते हैं तो 10% का ऑफ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेमेंट पूरा का पूरा रिसीव हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अब डिस्काउंट के कुछ टाइप्स हैं। डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स अगर बात करते हैं तो है आपका व्यापारिक बट्टा यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। क्या है ये? ट्रेड डिस्काउंट। इसको शॉर्ट में टीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टीडी। देखिए, जब हम लोग गुड्स खरीद रहे होते हैं लिस्ट प्राइस पे, थोक में, बड़ी मात्रा में, तो एक व्यापारी यानी कि ये होता है B2B। B2B कहने का मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो डिस्काउंट देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट भी देता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बल्क में जब सामान खरीद रहा होता है तो इसका रिकॉर्ड नहीं होता, इसका वर्किंग नोट बनता है, मतलब इसको लेखा पुस्तकों में अलग से दर्ज कर नहीं किया जाता है, बल्कि इसका सिर्फ बिल में घटाकर शुद्ध राशि को लिखी जाती है कि भैया ठीक है 200 का था, आपको 180 देना ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट कितने का था? 200 का था। अब उसमें भी हमने इंस्टेंट पेमेंट कर दिया तो बोला कैश डिस्काउंट हो जाएगा सर 10 रुपया और, तो टोटल कितना डिस्काउंट हो गया हमारा? तो वो जो प्रोडक्ट 200 का था हमने परचेज कर लिया 170 रुपीज में, अब उसको हम मार्केट में 200 में आराम से बेच सकते हैं, तो हमारा 30 रुपए का क्या हो जाएगा? वो बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये B2B के अंदर होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो होगा आपका वो क्या रहता है? तो कैश डिस्काउंट B2B भी मिलता है और B2C भी मिलता है। B2C ज्यादा रहता है, कस्टमर को ज्यादातर मिलता है ये, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं हम लोग। देखिए, ग्राहकों को समय पर या शीघ्र नकद भुगतान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? बेसिकली वह छूट जो किसी विशेष अवसर पर, उत्सव पर, है ना, दिवाली सेल, बम्पर धमाका, पुराने कस्टमर को देना, तो ये सब हम लोग स्पेशल डिस्काउंट हम लोग देते हैं। कम्युनिटी डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो कई बार इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल डिस्काउंट अलग से डिस्काउंट रहता है, या हम लोग इसमें बाई वन गेट वन का भी ऑफर देखते हैं। ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? कम्युनिटी डिस्काउंट के अंतर्गत आता है। या स्टूडेंट्स लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है, अलग डिस्काउंट रहता है, वो कम्युनिटी डिस्काउंट है। जैसे अगर आपको मैकबुक खरीद रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट आईडी लगाने से कुछ ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपके अंतर्गत है। और ये बेसिकली सामाजिक जिम्मेदारी है, CSR का भी हिस्सा हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉइंग्स। जानते हैं ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है आहरण। आहरण क्या हो गया? जब प्रोप्राइटर कोई गुड्स को या पैसे को अपना निजी उपयोग करने के लिए व्यवसाय से जब निकाल लेता है, इस पूरे प्रोसेस को ड्रॉइंग्स कहते हैं। देखिए, जब व्यवसाय का स्वामी, ऑनर्स, अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, घरेलू उपयोग के लिए व्यवसाय से नकदी यानी कि कैश या गुड्स निकालता है, इसे ही ड्रॉइंग्स कहते हैं। जैसे व्यापारी द्वारा अपने बेटे की स्कूल फीस दुकान के गल्ले से भर दिया, या उसके कपड़े का दुकान था, बेटे को शर्ट अच्छा लगा ले लिया, भाई को अच्छा लगा ले लिया, उसके एवज में दुकान के काउंटर में पैसे तो नहीं रखे गए, है ना। तो ये जब निजी उपयोग के लिए कर दिया जाता है उसको हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए, अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? चूंकि व्यवसाय का स्वामी अलग अलग इकाइयां हैं, आहरण करने से व्यवसाय का स्वामी की पूंजी यानी कैपिटल क्या जाती है? जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में पूंजी घटाकर दिखाया जाता है कि भाई ड्राइंग्स हो गया था, पैसे निकल गए थे, तो आपका ये बैलेंस शीट में क्या होगा? कैपिटल घट जाएगा। अब नेटवर्थ की अगर बात करेंगे तो नेटवर्थ क्या होता है? किसी व्यवसाय या व्यक्ति की कुल संपत्ति यानी टोटल एसेट्स और कुल बाहर यानी टोटल आउटसाइड जो हमारा लायबिलिटी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा नेटवर्थ कहलाता है। इट मींस कि टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो हम घटा देंगे तो हमारा निकल के आएगा नेटवर्थ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और समझते हैं बैड डेब्ट को। देखिए बैड डेब्ट बहुत इजी तरीके में समझ सकते हैं। जैसे आपने सामान खरीदा, ठीक है, ये अब सेल किया, मान के चलो मैंने सेल ही किया है, कोई खरीदा होगा और वो क्रेडिट में खरीदा। अब वो पैसा उस समय जमा नहीं किया, बोला सर बाद में जमा करेंगे। जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट था, मैंने सेल कर दिया। अब वो व्यक्ति कह रहा है क्या, मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, क्रेडिट रहेगा सर, क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। इट मीन्स कि उधार रहने वाला है। और 100 रुपए का प्रोडक्ट है, वो फ्यूचर में देगा पैसा हमको। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति ना तो फोन उठा रहा है, ना पैसे जमा कर रहा है, ना कॉल का रिप्लाई कर रहा है, मिलने जाने पे भी पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसे जो वैल्यूएशन क्रेडिट में रह के जो अटक गया पैसा, जो अब लग रहा है अब पैसे नहीं आने वाले हैं, उसी को हम लोग बैड डेब्ट कहते हैं, डूबा हुआ धन कहते हैं। क्लियर है? समझिए, देनदार से मिलने वाली वो राशि जो निश्चित रूप से डूब गई हो या जिसके भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है, वो सबका सब क्या कहलाता है, बैड डेब्ट कहलाता है। क्लियर है ना? और ये एक निश्चित व्यापारिक हानि होता है, मतलब ये हानि ही है। और अगर इसका उपचार कहाँ एंट्री करते हैं बेसिकली, तो अकाउंटेंसी में ये चूंकि लॉस है, इसलिए वर्ष के अंत में लाभ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट पक्ष साइड में हम लोग व्यय को दिखा देते हैं कि भाई ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब है डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट क्या होता है कि जिसमें संदेह हो ये पैसा देगा या नहीं देगा, है ना? कई बार होता है ना कि इसको उधार दें कि नहीं दें, है ना, न्यू कस्टमर जब रहता है। तो डाउटफुल डेब्ट जो होता है, ऐसे देनदार जिन पर संदेह यानी डाउट होता है कि वह भविष्य में पूरी राशि का भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका पैसा डूब भी सकता है और मिल भी सकता है। क्लियर है? अब अगर इसको एंट्री करेंगे तो प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स के अंतर्गत हम लोग एंट्री इसका करते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहने का मतलब होता है शोध सक्षम, कहने का मतलब वह व्यक्ति या संस्था जो अपने सभी ऋणों को, दायित्वों को समय पर चुकाने की मतलब पूरी तरह से सक्षम होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। और वैसा व्यक्ति जो संस्थान, जिस व्यक्ति या संस्थान जिसकी लायबिलिटी, उसकी संपत्ति एसेट से अधिक हो गई हो। मतलब मान के चलो 100 रुपए का उसके पास एसेट्स है और उसने 5,000 रुपया का कर्जा ले लिया है, तो भैया ये तो दिवालिया हो गया ना, है ना? इसके पास पैसे ही नहीं है ऋण चुकाने के लिए, तो कानूनी क्या हो गया, वो असमर्थ हो गया। वैसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब है प्रोबिस्टी। प्रोबिस्टी का मतलब होता है एंट्री। कैसे एंट्री समझते हैं, क्या एंट्री होता है? जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में हमने सीखा कि बुक कीपिंग करते हैं हम लोग, बुक में रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी क्रॉनिकल ऑर्डर में यानी डे टू डे में। तो वही बात यहां भी लिखा गया है एंट्री के बारे में। किसी भी व्यवसायी लेन देन को सबसे पहले लेखा पुस्तक में तिथिवार यानी क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। और इस एंट्री को हम लोग जर्नल एंट्री भी कहा जाता है। क्लियर है? जब जर्नल एंट्री की बारी हुई तो इसका कुछ कॉलम्स होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे तो वे सभी रजिस्टर या बहियां जिनमें व्यवसाय की सभी वित्तीय यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। जैसे जर्नल, लेजर, कैश बुक, है ना, ये सारा। क्लियर है? फिर से अकाउंट्स का थोड़ा सा डेफिनेशन है जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से वही बातें हैं, थोड़ा सा अलग है। किसी विशेष व्यक्ति, संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय से संबंधित सभी लेन देनों का सारांश रूप में एक ही स्थान पर रखा जाने वाला क्या कहलाता है, लेखा अकाउंट कहलाता है। ठीक है, और अंग्रेजी के सामान्यतः इसके आकार कैसे होते हैं, टी जैसा होता है भैया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर है? अब इसके प्रकार की बात करेंगे अकाउंट्स की, तो व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाममात्र खाते। इससे पहले समझ लीजिए अकाउंट्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। कौन कौन से खाते होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होता है और इम्पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, और दूसरा होता है इम्पर्सनल।
और इसके प्रकार होते हैं आपके रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्लियर है ना। चलिए, ये होते हैं अकाउंट्स के बेसिकली टाइप, है ना। और जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, ये रिलेटेड होता है पर्सन से, रिलेटेड विथ पर्सन। ये एसेट से रिलेटेड होता है और ये हमारा एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। चलिए, अब है आपका जो हम लोगों ने एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। एसेट्स के बारे में पढ़ा, लायबिलिटी के बारे में पढ़ा, कैपिटल के बारे में पढ़ा, डेब्टर के बारे में, डिस्काउंट करा, ड्राइंग्स के बारे में, सब एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखा हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए जो भी हमने डिस्कस किया है सब एक एक लाइन का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपका सब कुछ क्या हो सके एक तरह से। जैसे ड्राइंग्स से क्या होता है, स्वामी का पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन है आपका बेसिकली जो आपको बनाना है। देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये आपका टॉपिक है जो हमने रिवीजन किया है, ये आपका कुछ क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बना के आप लोग कमेंट कर देंगे, क्लास में जमा करेंगे, जिस कारण से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीस एकेडमी पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका कॉमर्स का अपडेट्स रेगुलर वे में मिलता रहे और आप बहुत चीजों को डीपली तरीके से सीख पाएं। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।